जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही यूजफुल है। हमने ऐसे प्रश्नों को रखा है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। तो आप लोग को बताना है किस अनुच्छेद के तहत जो है समानता का अधिकार दिया गया है। विकल्प ए है 14 से 18, विकल्प बी है 19 से 22, विकल्प सी है 23 से 24, विकल्प डी है वह है 25 से 28। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है। यदि बात की जाए समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। यदि मौलिक अधिकार की बात की जाए किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है यह मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है। यदि भारतीय संविधान की बात की जाए किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि बात की जाए वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में व्यक्ति को दिए गए हैं वह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार हटाकर अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो छठा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। यदि बात की जाए इस समय वर्तमान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार, और दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो चौथा मौलिक अधिकार है वह कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और जो पांचवा मौलिक अधिकार है वह संस्कृत और शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। जो छठा है वह है संवैधानिक उपचारों का उपचार। यदि बात की जाए समानता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया है। यदि बात की जाए जो दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद जो है 22 तक दिया गया है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। जबकि अगला जो मौलिक अधिकार है चौथा, वह है धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, वह जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। उसके बाद पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह है संस्कृत और शिक्षा से संबंधित, जो कि खास के अल्पसंख्यकों के बारे में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। उसके पश्चात 31 को जो है निष्कासित कर दिया गया है, जो कि पहले क्या था, यह संपत्ति का अधिकार था, तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया है। उसके पश्चात जो अगला है मौलिक अधिकार छठा, वह है संवैधानिक उपचारों का उपचार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक जो है संवैधानिक उपचार का उल्लेख किया गया है। तो हमारा जो पहला सही है वह कौन सा है, संपत्ति का अधिकार किसमें किया गया है उल्लेख, 14 से लेकर 18। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को, सभापति को, या लोकसभा उपाध्यक्ष को, या भारत के प्रधानमंत्री को। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होगी। यदि राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद की बात की जाए तो पहला है 52, दूसरा है 53, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि निर्वाचन प्रणाली, अर्थात कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 में जो है विधि दिया गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि क्या होगी। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर कैसे महाभियोग लगाया जाएगा। अनुच्छेद जो है 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 85 में जो है राष्ट्रपति को जो है सत्रावसान करने या सत्र को विघटन करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 108 में जो है लोकसभा और राज्यसभा की यदि बैठक नहीं चल रही है तो उसे यदि लोकसभा और राज्यसभा को लेकर कोई विधि है, उसे के बीच में सामान्य जो विधि है उसको लेकर कोई
विवाद है तो उसको संयुक्त बैठक बुला के जो है उसे समझौता करा सकता है, किंतु इसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति जो है यदि लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं चल रहा है तो उस समय यदि कोई जरूरी बिल है तो उसे पास कर सकता है। तो यह किस में दिया गया है? अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 में जो है राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि वह जो है उच्चतम न्यायालय से जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है कि आपातकाल को लागू कर सकता है, और राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के उसे अधिकार जो है अनुच्छेद 356 में दिया गया है, और 360 में जो है वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है जो कि राष्ट्रपति लागू कर सकता है। यदि बात की जाए सभापति की, सभापति कौन होता है? तो सभापति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो है भारत राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में जो है क्या दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है, और उसी को जो वेतन मिलता है वह सभापति के रूप में मिलता है। अनुच्छेद 69 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? सी सही है। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। यदि सभापति की बात की जाए यह जो है किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो यह जो है अपना त्यागपत्र जो है किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष होता है उसे कौन देता है? वह जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग को बताना है किस अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। विकल्प ए है दूसरी अनुसूची में, विकल्प बी है तीसरी अनुसूची में, विकल्प सी है चतुर्थ अनुसूची में, विकल्प डी जो है वह है 12वीं अनुसूची। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? यदि बात की जाए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। यदि बात की जाए दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। तो कौन सा सही है? पहला विकल्प सही है, अर्थात ए सही है। यदि तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो तीसरी अनुसूची में जो है भारतीय संविधान के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रावधान किया गया है, किंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है यह इसमें नहीं दिया गया है, यह अनुच्छेद में दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद जो है 60 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 69 में दिया गया है। यदि चतुर्थ अनुसूची की बात की जाए तो चतुर्थ अनुसूची में जो है जो लोकसभा राज्यसभा के किस राज्य में कितने कितने सदस्य होंगे, अर्थात किस राज्य से कितने सदस्य जो है राज्यसभा में चुन के जाएंगे, यह किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 4 में दिया गया है। यदि 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसे जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें जो है 18 विषय रखे गए हैं, और यह किससे संबंधित है? तो यह नगर निगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से किया जाता है। यदि बात की जाए यह उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का जो है यह अनुच्छेद 55 में किया गया है। यदि बात की जाए विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं? पहला विकल्प है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, विकल्प बी है एकल संक्रमणी मत प्रणाली, विकल्प सी है आनुपातिक मत प्रणाली, विकल्प डी है खुला बैलेट प्रणाली। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और किस प्रकार का निर्वाचन किया जाता है? तो आनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व गुप्त प्रणाली के द्वारा जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। और यह किस प्रकार का चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो हमारा कौन सा सही है? बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संसद
के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो ये आप लोग बताइए। विकल्प ए है 15 मई 2005, विकल्प बी है 5 जून 2005, विकल्प सी है 15 जून 2005 और विकल्प डी है 12 अक्टूबर 2005। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। 15 जून 2005 को जो है भारत की संसद की सूचना का अधिकार जो अधिनियम था यह राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? यदि दीन ए इलाही बात की जाए यह किससे संबंधित था? तो यह धर्म से संबंधित था। यदि बात की जाए यह किसने लागू किया था या किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सा पत्रिका अबू कलाम आज़ाद से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है वह कौन सा पत्रिका है जो अबू कलाम आज़ाद से संबंधित है। विकल्प है बॉम्बे क्रॉनिकल, विकल्प बी है अल हिलाल, विकल्प सी है न्यू इंडिया, विकल्प डी है यंग इंडिया। तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? यदि बात की जाए बॉम्बे क्रॉनिकल की तो हमने आपको बताया था बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी पत्रिका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि अल हिलाल की बात की जाए तो अल हिलाल जो पत्रिका है वह अबू कलाम आज़ाद से संबंधित है। यदि न्यू इंडिया की बात की जाए तो न्यू इंडिया किससे संबंधित है? तो न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट से संबंधित है। जबकि यंग इंडिया जो है यह किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो अल हिलाल अबू कलाम आज़ाद से संबंधित है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, जबकि यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी से संबंधित है। इसके पहले हमने बॉम्बे क्रॉनिकल के बारे में बताया था कि बॉम्बे क्रॉनिकल किसकी पत्रिका है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह किसकी पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? तांबे के, सोने के या रांगा के या चांदी के? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? यदि भारत के प्राचीनतम सिक्के की बात की जाए तो उसे क्या कहा जाता था? उसे जो है आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था, जो कि किसके बने होते थे आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी चांदी के। तो चांदी के जो सिक्के थे वो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जिन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एक वर्ष में स्वराज्य का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो आप लोग को बताना है एक वर्ष में स्वराज्य का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय या असहयोग आंदोलन के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या गोल मेज के समय? बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। असहयोग आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था वह था कि एक वर्ष में स्वराज्य। यदि बात की जाए असहयोग आंदोलन कब महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। यदि दांडी मार्च की बात की जाए तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था और 1930 में ही जो है 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर इस यात्रा को समाप्त किया और नमक कानून तोड़ा था। और कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से प्रारंभ करके दांडी तक गए थे, वहीं पे जो है कानून तोड़े थे। उसके पश्चात 6 अप्रैल को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या है? 6 अप्रैल 1930 है। जबकि गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें महात्मा गांधी सिर्फ दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आप लोग को बताना है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? पटना, लखनऊ, बम्बई या मुंबई? तो बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी थी वह कोलकाता हुआ करती थी। तो विकल्प कौन सा सही है? इसमें से कोई नहीं है। इसका जो अगला विकल्प होगा वह होगा कोलकाता। ठीक, तो भारत की राजधानी जो दिल्ली से पहले थी ब्रिटिश काल में वह कौन सा था? तो कोलकाता था।
यदि बात की जाए यह कब स्थापित हुई कि दिल्ली अब भारत की राजधानी होगी ब्रिटिश काल में, तो 1911 में जो है जॉर्ज पंचम आए थे, उसी समय जो है लॉर्ड हार्डिंग ने जो है यह घोषणा की कि अब भारत का जो अगला राजधानी होगा वह कहाँ होगा, वह दिल्ली होगा। इसके पहले कहाँ थी, कोलकाता में थी, किंतु यह जो लागू हुआ यह 1912 में हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग को बताना है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5, 6, 7 या 8। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी 8। भारत में जो है कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है मिजोरम और उसके बाद क्या है, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा नगर टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग को बताना है टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। विकल्प ए है बगदाद, विकल्प बी है बर्लिन, विकल्प सी है पर्थ, विकल्प डी है आसवान। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बगदाद। बगदाद नदी के किनारे जो है टाइग्रिस स्थित है। यदि बगदाद की बात की जाए यह कहाँ स्थित है, तो यह इराक में स्थित है। जबकि बर्लिन जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सप्री नदी के किनारे जो है स्थित है और यह जर्मनी में स्थित है। यदि बात की जाए पर्थ कहाँ है, तो पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में है और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वान नदी के किनारे स्थित है। जबकि आसवान जो है यह मिस्र में है और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो नील नदी के किनारे सही स्थित है। तो हमारा टाइग्रिस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है निम्न में से, तो वह है बगदाद। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आप लोग को बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी है उत्तराखंड, विकल्प सी है असम, विकल्प डी है सिक्किम। तो बताइए सही है कौन सा है, ए, बी, सी या डी। यदि बात की जाए चीन के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग को बताना है कि वह निम्न में से कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है असम। जो भारत के साथ चीन के साथ जो राज्य हैं वह कौन कौन से हैं भारत के राज्य, तो पहला राज्य है यदि ऊपर से बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर है सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा कौन सा सही है, असम जो है यह चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो फसल दिए गए हैं 4, उनमें से किस फसल का स्थान जो है मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। विकल्प ए है चावल, विकल्प बी है सोयाबीन, विकल्प सी है अरहर, विकल्प डी है मसूर। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है जो है सोयाबीन। सोयाबीन के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। यदि चावल की बात की जाए, चावल में प्रथम स्थान जो है वह है पश्चिम बंगाल का। जबकि अरहर के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वह है महाराष्ट्र का। जबकि मसूर के जो है उत्पादन में जो है प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र, जबकि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश, जबकि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वह किसका है, पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा केंद्रीय रेशम अनुसंधान कहाँ स्थित है। विकल्प ए है नागपुर, विकल्प बी है लखनऊ, विकल्प सी है शिमला, विकल्प डी है मैसूर। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी मैसूर। मैसूर में जो है केंद्रीय रेशम अनुसंधान स्थित है। यदि शिमला में बात की जाए तो शिमला में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान है। जबकि बात की जाए लखनऊ में तो केंद्रीय गन्ना जो अनुसंधान है वह कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। यदि नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में जो है केंद्रीय कपास अनुसंधान स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो आप लोग को बताना है कि वह निम्न में से कौन सी राशि है जो अदिश राशि है। विकल्प ए है बल, विकल्प बी है त्वरण, विकल्प सी है चाल, जबकि विकल्प डी है वेग। तो बताइए कौन सा सही है। यदि अदिश राशि की बात की जाए
तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको ज्ञात करने में सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि दिशा की नहीं। यदि सदिश राशि की बात की जाए तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको ज्ञात करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। तो आप लोग को बताना है कि इन चारों विकल्पों में से वह कौन सी राशि है जो अदिश राशि है। तो इसमें जो सही है वह है सी, चाल। चाल जो है वह क्या है, अदिश राशि है, जबकि बल, त्वरण, विस्थापन, वेग ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या है। तो निम्न में से जो है मेडुला है या अग्र मस्तिष्क है या मेरुरज्जु है या मध्य मस्तिष्क है। तो आप लोग को बताना है निम्न में से मस्तिष्क सोचने वाला मुख्य भाग है, अर्थात कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अग्र मस्तिष्क। यदि मस्तिष्क का बात की जाए सबसे बड़ा भाग वह कौन सा है होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है। तो हमारा आंसर कौन सा है, बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया। तो आप लोग को बताना है कि खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अर्थात मुक्त रखने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। विकल्प ए है वंदे भारत मिशन, विकल्प बी है मिशन सागर, विकल्प सी है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जबकि विकल्प डी है ऑपरेशन नमस्ते। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो है खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा जो अभियान चलाया गया था। जबकि वंदे भारत मिशन जो है यह किस लिए चलाया गया था, तो यह जो है विदेश में फंसे यात्रियों को भारत में लाने के लिए जो है यह मिशन प्रारंभ किया गया था। तो विदेश में फंसे यात्रियों जो भारतीय थे, प्रवासी थे, उनको लाने के लिए वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। जबकि मिशन सागर जो है यह 4 देशों की सहायता के लिए अभियान चलाया गया था। वो 4 देश से कौन कौन थे, कोमोसोम, सेशेल्स, मालदीव और कौन थे से मेडागास्कर। तो मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स और कोमोसोम की सहायता के लिए जो है मिशन सागर अभियान चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है यह मालदीव की सहायता के लिए चलाया गया था। तो मालदीव के लिए देखिए 2 है, मिशन सागर और ऑपरेशन समुद्र, किंतु सिर्फ पूछे मालदीव के लिए कौन सा था, तो ऑपरेशन समुद्र। जबकि मिशन सागर जो है 4 देशों के साथ था। कौन कौन सा था, मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर और क्रोमोसोम। जबकि ऑपरेशन नमस्ते जो है वह किससे संबंधित था, तो कोरोना वायरस के संक्रमण रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो आप लोग को बताना है कि 2022 में जो है 14वां जो ब्रिक्स वर्चुअल शिखर हुआ, इसका अध्यक्षता किस देश ने की थी। भारत ने, चीन ने, दक्षिण अफ्रीका ने या रूस ने, बताइए। यदि बात की जाए ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की पहली बैठक जो है 2019 में होती है। इसमें बात की जाए कितने देश हैं, तो 5 देश हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ब्राज़ील, क्रम से याद करिए, ब्रिक्स ब्राज़ील, फिर उसके बाद कौन सा देश है, रूस है, फिर इंडिया है, फिर उसके बाद चीन है, फिर कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। तो कौन कौन से देश हैं, 5 देश। सबसे पहला है ब्राज़ील, फिर है रूस, फिर है इंडिया, फिर है चीन, फिर उसके बाद कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। तो आप लोग देखिए इसे जो इसकी बैठक की अध्यक्षता होती है वह क्रमशः होती है। जैसे 2000 यदि बात की जाए 21 में जो 13वां हुआ था उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। जो 2022 में हो रहा है इसकी अध्यक्षता जो है चीन कर रहा है। फिर इसके बाद जो 2023 में होगी इसकी अध्यक्षता जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा। फिर उसके बाद जो इसकी बैठक होगी 2024 में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, फिर से जो है ब्रिक्स अर्थात बी से कौन सबसे पहले आएगा, ब्राज़ील, फिर उसके बाद रूस। तो इसी क्रम में होता है। तो 2022 में जो है इसकी अध्यक्षता चीन की थी, 2013 में भारत और 2023 में जो है दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है। तो आप लोग को बताना है कि अध्यक्ष एवं सीईओ जो है रेलवे बोर्ड के वर्तमान समय में कौन है। विकल्प ए है माधुरी पुरी बुच, विकल्प बी है विनय कुमार त्रिपाठी, जबकि विकल्प सी है अधीर रंजन चौधरी, जबकि विकल्प डी है नितिन गुप्ता। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, कौन सा सही है।
तो इसका जो सही आंसर है वह है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जो हैं वह अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के हैं। यदि बात की जाए माधुरीपुरी बुच की, तो माधुरीपुरी जो बुच हैं यह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष हैं। जबकि विनय कुमार जो है हमने आपको बताया कि अध्यक्ष एवं सीईओ है रेलवे बोर्ड का। जबकि अधीर रंजन चौधरी जो है ये कौन है, तो ये जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। जबकि नितिन गुप्ता जो है ये कौन है, तो ये प्रत्यक्ष जो केंद्रीय कर होता है उसके अध्यक्ष हैं। तो ये रही हमारी आज की क्लास। यदि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।